ऐसी परिस्थिति में ये जो घोषणाएं हुई है, ये हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीति की जीत है। मगर यह सिर्फ घोषणा भर रह जाए, ये माना जाएगा कि स्पष्ट रूप से महागठबंधन या विरोधी पार्टी के या हम लोगों के जो इशू रहे हैं सामाजिक न्याय का, समाजवाद का, वो उस इशू की जीत हुई है। देखिए, अभी तक जो बीजेपी या एनडीए के जो क्रियाकलाप रहे हैं, वो जन सरोकार के मामले में, जन कल्याण के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। चाहे वो मामला सभी के खाते में 15 से 20 लाख रुपया देने का हो, या 2-2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का मामला हो, या किसानों की आय दुगुनी करने का मामला हो, या सीमा सरहद की चौकसी का मामला हो। तो हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है और ये दिखता है कि जन कल्याण से एनडीए सरकार को या आरएसएस नीति सरकार को कोई मतलब नहीं है। विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी ईबीसी के लिए सीटें आरक्षित हो तो माना जाएगा कि एक ऐतिहासिक पहल हुआ है। एकाएक भारत सरकार ने जाति जनगणना कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया दबाव बना रही थी कि पाकिस्तान पर हमला कब होगा। क्या बीजेपी ईमानदार है? क्या नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के मूल्यों को समझते हैं? आरएसएस जाति जनगणना के खिलाफ कई बार बयान दे चुकी है। बिहार चुनाव में 2015 में आरएसएस ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होगी, वो चुनाव हार गए। 2019 में भी उनकी मिलीजुली सरकार बनी। अभी भी बिहार वो अभेद किला है जहां बीजेपी की अपनी सरकार नहीं बन सकती है। क्या बिहार जीतने की रणनीति है? क्या जाति जनगणना के जो मूल्य है उसको वो मानेंगे? मेरे साथ आरजेडी के सीनियर नेता, विधायक, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, जो सोशल जस्टिस की बारीकियों को भी समझते और मुखर भी रहे हैं। क्या लगता है, ये भी एक बीजेपी का चुनावी स्टंट है? 15 करोड़ 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख जैसा, या वो सचमुच प्रधानमंत्री इस बार कुछ करेंगे? देखिए, अभी तक जो बीजेपी या एनडीए के जो क्रियाकलाप रहे हैं, वो जन सरोकार के मामले में, जन कल्याण के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। चाहे वो मामला सभी के खाते में 15 से 20 लाख रुपया देने का हो, या 2-2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का मामला हो, या किसानों की आय दुगुनी करने का मामला हो, या सीमा सरहद की चौकसी का मामला हो। तो हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है और ये दिखता है कि जन कल्याण से एनडीए सरकार को या आरएसएस नीति सरकार को कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट है कि इस देश में पेंशन बंद किया गया। पेंशन बंद हुआ तो सारे लोगों का पेंशन, हर जाति धर्म का पेंशन हुआ, सवर्णों का भी पेंशन बंद हुआ, पिछड़ों का भी पेंशन बंद हुआ। तो आरएसएस की नीति स्पष्ट है कि आम आदमी से शिक्षा, संपत्ति छीन लो और कुछ उद्योगी घराने के हाथ में सारे देश की संपत्ति दे दो। ऐसी परिस्थिति में ये जो घोषणाएं हुई है, ये हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीति की जीत है। मगर यह सिर्फ घोषणा भर रह जाए, ये माना जाएगा कि स्पष्ट रूप से महागठबंधन या विरोधी पार्टी के या हम लोगों के जो इशू रहे हैं सामाजिक न्याय का, समाजवाद का, वो उस इशू की जीत हुई है। अगर इतना ही ईमानदार है, अपनी घोषणाओं पर कायम रहने वाले लोग हैं एनडीए के लोग या भाजपा नीति सरकार, तो थोड़ा सा और हिम्मत दिखाएं और विधानसभा हो या लोकसभा हो, जो संविधान की आत्मा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस हिसाब से अगर हम संपूर्ण देश में जो भी है, अब तो जाति गणना करा रहे हैं लोग, लेकिन हम ये स्पष्ट है कि जाति गणना हो और जाति गणना के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में
ओबीसी ईबीसी के लिए सीटें आरक्षित हो, तो माना जाएगा कि एक ऐतिहासिक पहल हुआ है। और सिर्फ घोषणा कर दें, जैसे पूर्व में घोषणा होते आई है, तो मैंने पहले भी कहा कि सारी घोषणाएं तो उनका टैफिस साबित हुआ है। बावजूद भी इस परिस्थिति विशेष में जब बिहार का चुनाव है, तो जो बिहार के चुनाव जीतने की उन लोगों की एक रणनीति है, मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन मजबूर हुआ भाजपा नीति सरकार, आरएसएस जो जाति गणना के घोर विरोधी है, सामाजिक न्याय समाजवाद के घोर विरोधी हैं, गरीबों मजलूमों बेबसों के घोर विरोधी हैं, सदियों से सताए गए लोगों के घोर विरोधी हैं, तो इस चीज को स्वीकार अगर उन्होंने किया है तो ये माना जाएगा कि एक तरफ से जहां विपक्षी पार्टी और सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के नीतियों की जीत है, तेजस्वी यादव जी के संकल्प की जीत है, तो उसी तरह से ये माना जाएगा कि सिर्फ ऐसा तो नहीं कहें कि भाई बिहार चुनाव सामने है, 5 महीना में चुनाव होना है और चुनाव के बाद फिर अपने बात से मुकर जाए, तो ऐसी परिस्थिति नहीं हो। इसलिए आपके माध्यम से राज्य और देश के आवाम से और ख़ास करके ओबीसी ईबीसी और सामाजिक न्याय पसंद लोगों से, प्रगतिशील लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन लोगों के प्रपंचियों के साजिश को समझें और लगातार इन पर दबाव बनावें कि अपने घोषणा पर कायम रहें और बिना विलंब किए हुए विधानसभा और लोकसभा में सीटें आरक्षित करें। निजी संस्थाओं में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी आरक्षण को देवें और आरक्षण के दायरा को बढ़ावें। बिहार सरकार ने महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार थी, जो आरक्षण विस्तार किया, उस आरक्षण विस्तार को अनुमोदन दें, 9वीं अनुसूची में डालें। कांग्रेस यूपीए 2 की सरकार थी, उस समय बीजेपी के जो बैकवर्ड दलित नेता थे उन्होंने दबाव बनाया, जाति जनगणना भी हुई, आंकड़े नहीं जारी हुए, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री सत्ता में आए। आपको नहीं लगता वो इतना बड़ा प्रचार प्रसार करके अगर कदम वापस खींचेंगे तो अभी 240 पर है, नतीजा तो भुगतना नहीं, ये इसलिए नहीं कहे, मैंने ये है कि जो इस हमारे देश के कांग्रेस को नतीजा भुगतना जो देश के आवाम हैं, और ख़ास करके मैंने कहा कि ईबीसी ओबीसी जो 52-55% है देश भर में, इन प्रपंच और साजिश के लिए सतर्क रहें। और अगर ये ठगी का घोषणा है या सिर्फ घोषणा मात्र है, तो चुनाव, एक बिहार के चुनाव के बाद सारा चुनाव खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। बिहार के चुनाव के बाद सारा चुनाव तो खत्म नहीं हो जाएगा कि जब तक हमको हासिल नहीं हो तब तक ये समझें कि सिर्फ घोषणा मात्र है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक हासिल नहीं हो तब तक ये घोषणा मात्र है। इसलिए बिहार चुनाव से पहले ये इस बात का भी अधिसूचना निर्गत करें कि निश्चित रूप से कानून में कोई लोच ना हो। तो ये तो बिहार चुनाव के बाद ही जनगणना तो बिहार चुनाव के बाद होगा, तो फिर बिहार चुनाव के बाद इनको देखेंगे, बिहार चुनाव के बाद इन पर भरोसा करेंगे। अभी बिहार चुनाव से प्रचार प्रसार तो करवा रहे हैं, तो प्रचार प्रसार तो कराने वाले हैं, पूरा मीडिया इनके कब्जे में है। सारी उद्योगपतियों का जो है धनराशि लगा हुआ है, उसमें कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये महिला रिजर्वेशन लागू किया, इसको अटका दें। शंभू बाबू, जिस ढंग से ये काम कर रहे हैं, आप ये समझिए कि इन लोगों के प्रपंच के प्रति सतर्क भी रहना होगा। वीमेन रिजर्वेशन हो या इससे पूर्व भी सरकार में जातिगत जनगणना कराई गई, प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं हुआ, उस पर सरकारों ने काम नहीं किया, वो पूर्व में आप देख चुके हैं। तो ये सिर्फ घोषणा मात्र बन के ना रहे, और बिहार चुनाव को टारगेट करके अगर ये घोषणा की गई है तो इसको तब तक बिहार के आवाम घोषणा मात्र समझेंगे जब तक कि यह लागू नहीं होगा। तो जब तक यह लागू नहीं होगा तब तक इन पर भरोसा करना। विधायक जी, क्या लगता है ये बिहार की राजनीति का दबाव है? तो इससे तो आप लोग को तो अभी तेजस्वी जी ने पटाखा जलाया है,
वो कह रहे कि हम लोगों की सैद्धांतिक जीत है, वैचारिक जीत है। बिल्कुल। क्या पार्टी भी अब इस मुद्दे पर और आगे बढ़ेगी कुछ और? जैसे वो कह रहे हैं कि भाई रिजर्व सीट हो, एससी ओबीसी का पिछड़ा अति पिछड़ा का सीट रिजर्व हो, क्या आप लोग चुनाव में इस इक्वेशन को, आप लोग इस जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, अब कराना पड़ रहा है बीजेपी को, क्या आप लोग टिकट वितरण में इस तरह से एससी एसटी ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे ताकि और दबाव? देखिए, स्वाभाविक रूप से मेरी पार्टी इस देश की पहली पार्टी है जो अपने संगठन में आरक्षण को लाया है। शायद देश की किसी पार्टी ने आज तक अपने पार्टी संगठन में संगठन में को अपना सीट आरक्षित नहीं किया है, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जानिए कि जो हमारे पार्टी का लाइन है या हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो ये क्या कहते हैं सरकार से मांग है, जो आरएसएस नीति की सरकार है कि भाई आप लोकसभा में, विधानसभा में संख्या के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान करिए। तो आरक्षण का प्रावधान करिए, फिर मान लीजिए कि आरक्षण के हमारे नेता के दबाव में या महागठबंधन के दबाव में ये जिस ढंग से घोषणा किए हैं जातिगत जनगणना का, उसी ढंग से हो सकता है चुनाव के दरमियान, चूंकि बिहार के चुनाव है सामने, कि वो ये भी कह दें कि भाई आरक्षण जैसी जनगणना होगा वैसे ही हम ओबीसी ईबीसी को भी आरक्षण देंगे विधानसभा में या लोकसभा में या और जगह पर, माने कॉर्पोरेट में, नौकरियों में या प्राइवेट मीडिया में हर जगह। तो ये घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, घोषणा करेंगे, घोषणा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ घोषणा पर भरोसा करना, ये समझ लीजिए कि ये धोखा खाना होगा। इसलिए बिहार हो सकता है कहे 200, जैसे वो कहे 241 में, 229 में, इनका तो टारगेट बड़ा होता है ना। महिला आरक्षण कह रहे हैं 2029 में लाइए, कहेंगे ये जब रिपोर्ट सब आने दीजिए, हम इसको हमको अभी बिहार जिताइए, बंगाल जिताइए, यूपी जिताइए, और उसके बाद हमको फिर केंद्र में लाइए, तब करेंगे। नहीं, तो ये बात सीधी है कि चूंकि हमारे पार्टी की नीतिगत जीत है, इसलिए इस घोषणा के लिए जो क्रेडिट जाना चाहिए वो हमारी पार्टी और हमारे लीडर को जाना चाहिए, महागठबंधन को जाना चाहिए, लालू जी को जाना चाहिए, तेजस्वी जी को जाना चाहिए। और चूंकि हम इसके कारक बने हैं, मजबूर हुई है पार्टी इस बड़े नीतिगत फैसले के लिए, तो उसका लाभ महागठबंधन के लोगों को होना चाहिए। जब वो लागू करेंगे तो फिर देश की जनता सोचेगी, लेकिन सिर्फ घोषणा मात्र से होने वाला नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि मात्र घोषणा कर देने से बिहार की जनता ठगे जाए, इसके लिए उस लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी के नीति की जीत है, महागठबंधन के नीति की जीत है, इसलिए ये चुनाव बड़े बड़े स्तर पर हम महागठबंधन को जितावे, चूंकि क्रेडिट हमको मिला है, हमारे दबाव में किया है। अब जब वो लागू कर देगा तो फिर उस समय विचार करेगी। बहुत लोग जो जानकार है वो कह रहे हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लड़ाई को बहुत लंबे समय तक, कह रहे हैं कि अब 360 डिग्री पर राजनीति घूम रही है। जो पार्टियां सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां थी, ये अब A to Z हो रही है, या इस पर मुद्दे पर अब कांग्रेस और बीजेपी ये सामाजिक न्याय की पार्टी हो रही है। कांग्रेस ने तो बाकायदा राहुल गांधी ने अपने तमाम तीनों अधिवेशन में कहा वो ठीक है कांग्रेस, और बीजेपी उसको कह रही कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नीतिगत फैसलों में या रणनीति में बहुजनवाद, समाजवाद, सामाजिक न्याय को जोड़ा है। ये भी बात सही है कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ रही है। अब यह ऐसी परिस्थिति बनी जब सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, मानवर काशीराम जी, मायावती जी और इस तरह के समाज में जब जागरूकता हुई, शरद यादव जी और तब के रामविलास पासवान जी, हाँ, तो इस तरह के जो हमारे नेतृत्व का जो इनफैक्ट जब नीतीश जी आपके गठबंधन में आ जाते हैं तो जाति जनगणना हो जाती है। बिल्कुल हो भी गई। तो मतलब इस ढंग से के जो हमारे लीडरों के प्रयास का जो अभी प्रतिफल है, अब इसको फलाफल ना कहेंगे, समझिए कि ये दबाव में
संघ की नीति पर चलने वाले बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार ने इसकी घोषणा मात्र की है। ये घोषणा सिर्फ घोषणा न बनकर आ जाए। मैं फिर इसको दोहराता हूं, जिस प्रकार से 2 करोड़ युवाओं को प्रति साल नौकरी का मामला हो, या प्रत्येक के खाते में 100 दिन के अंदर 15 से 20 लाख रुपया जाना हो, या फिर सीमा सरहद की चौकसी का सवाल हो, या किसानों की 2022 तक दोगुनी करने का सवाल हो, अगर इसी तरह से टैक्स वाला घोषणा है तब तो घोषणा उनको मुबारक है। लेकिन किसी दबाव में अगर वो आदमी सामाजिक न्याय और समाजवाद के योद्धाओं के दबाव में, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव के पार्टी की रणनीति के दबाव में इस तरह का घोषणा किए हैं, तो भाई ठीक है, मगर घोषणा जब तक अमल न होगा, घोषणा जब तक अधिसूचित नहीं होगा, तब तक बिहार की जनता क्यों भरोसा करे? दूध गरम छाछ है लेकिन तो भी फूंक के पिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल ये नहीं। तब तक इस घोषणा करवाने के लिए जो एलिमेंट काम किया है राष्ट्रीय जनता दल, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी, जिनके दबाव में ये घोषणा की है, तब तक ये लाभ सीधे सीधे तौर पर हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन को मिलना चाहिए। बिहार के आवाम को आपके माध्यम से इस बात के लिए हम आग्रह, अनुनय और निवेदन करते हैं। नहीं, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि 360 डिग्री बीजेपी टर्न क्यों मार रही है। तो एक ओवरऑल, आप तो चूंकि हम आपको नेता भी मानते हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, सामाजिक लोगों से जुड़े भी हैं, क्या पानी बहुत बह चुका है? अब तमाम इस देश के शोषित वंचित लोग जो 70-75% स्कूल कॉलेज जा चुके, जेएनयू में देखिए, जीते कोई, लेकिन आपको लीडरशिप दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को ही देनी पड़ेगी। नहीं, आप ये बात समझिए ना, मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि सदियों से जो सताए गए महान पुरखों के संतान हैं, तो कितने दिन तक यातना झेलेंगे लोग, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक। तो इन लोगों की जो गोलबंदी हुई है हाल के वर्षों में, मैंने सारे लोगों का नाम लिया, चाहे महात्मा फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर साहब हों, इसमें एकलव हों, शहीद जगदेव प्रसाद जी हों, आदरणीय लालू प्रसाद जी का त्याग हो, और इस ढंग से हमारे राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की नीतियों की जो लगातार दबाव रही है इस तरफ में, तो उसकी ही जीत मानी जाएगी ये। और अभी चूंकि ये घोषणा किए हैं, तो सिर्फ घोषणा भरोसा के लायक नहीं होना चाहिए। ये देश के आवाम को और बिहार के आवाम को सोचना चाहिए कि भाई, जिन पार्टी के नीति में, खून में, ब्लड में सामाजिक न्याय और समाजवाद है, बीजेपी आरएसएस के ब्लड में सामाजिक न्याय और समाजवाद नहीं है। क्या ये पॉलिटिकल वो बिल्कुल वो जो ये बिहार चुनाव जो नफरती संप्रदाय शक्ति है, वो मजबूर हुई है हमारे नीति की घोषणा के लिए। घोषणा मात्र से, मैं फिर कहता हूं, घोषणा मात्र से हमारी जीत नहीं होने वाली। तो क्या ये बिहार चुनाव विशेषांक माना जाए? बीजेपी तमाम बिहार के चुनाव को टारगेट में रख करके इस तरह की घोषणाएं की गई है। और आगे आने वाले समय में फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वेस्ट बंगाल का चुनाव है ना, साल भर के बाद ये सब चुनाव होना है। इसी को टारगेट करके इन लोगों ने अभी किया है। इन लोगों के घोषणा नियत के अनुसार है, ये अभी मानना उचित। लेकिन बिहार में बात तो है कुछ, बिहार का चुनाव आता है तो बहुत लोगों को बदलना पड़ता है। बिहार परिवर्तन की भूमि है, क्रांति की भूमि है, और बिहार जब कोई चीज सच में ठानता है तो वो मुकम्मल उसका अंजाम तक उसको। सवाल है कि जो लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, आज कोई सत्ता में पार्टी है और वो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, तो उस दलों को क्रेडिट तो देना पड़ेगा जिन्होंने इस लड़ाई पर ही राजनीति शुरू की और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि राजनीति बहुत बदल रही है, 360 डिग्री बदल रही है, और इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं वो एकजुट तो हो रहे हैं। लेकिन ध्यान जरूर रखना होगा, क्योंकि आपको छाछ अगर दिया जा रहा है तो लोगों के मन में डर इतना है कि वो उसको भी फूंक के पीना चाह रहे हैं। सवाल है कि क्या बीजेपी अपने वादे को पूरा करेगी, क्योंकि वो जाति जनगणना के खिलाफ रही है। क्या ये जो एकाएक 360 डिग्री पर जो बीजेपी की राजनीति टर्न हुई है, जाति जनगणना के खिलाफ थी आरएसएस बीजेपी, ये पुलवामा से ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्योंकि उस पर दबाव बढ़ रहा था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई कीजिए। उन्हीं का मीडिया उन्हीं पर दबाव बना रहा था। ये
पुलवामा में तो स्पष्ट रूप से भाजपा नीति सरकार की कलई खुल गई कि आप इतने सेंसिटिव एरियाज में जहाँ सैलानियाँ कम से कम हजारों की संख्या में रोज जाते हों, वहाँ सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो, ये तो पूरी तरह से मोदी सरकार का फेलियर है। और पूरी तरह से ये कौन नहीं जानता है देश दुनिया में कि पाकिस्तान आतंकवादियों का घर है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक इस हिंदुस्तान के सरहद पर लगातार होते आया है। तो पूरी तरह से जब आतंकी आकर के हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारा और सरकार कब पहुंची वहां, आप समझ लीजिए। आधा घंटा तक, पौने घंटा तक तांडव करते रहे आतंकी। एक आदिल जो इस्लाम के मानने वाला युवक है, आप जाने होंगे, सुने होंगे विभिन्न मीडिया के माध्यम से, कि साहब वो फौज की तरह लड़ता हुआ आतंकवादियों से मारा गया। उसकी बंदूकें रोकने का प्रयास किया। रुखसाना डॉक्टर की टीम लेकर के 3 दिन तक घायलों का इलाज करती रही, वो घर नहीं गई। हिंदुस्तान की आवाम, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सारे लोगों की आंख में आंसू हुआ। संपूर्ण देश में, इवन जम्मू कश्मीर के जो इस्लाम के मानने वाले आवाम थे, वो गुस्सा में है। वो पाकिस्तान पर कार्रवाई चाहते हैं। हिंदुस्तान के आवाम पाकिस्तान पर कार्रवाई चाहते हैं। सरकार क्यों चुप है, क्यों मौन है? लेकिन अभी जो ये 56 इंची का सीना दिखाते थे, लगता था सरकार बनते ही लाहौर कब्जे में होगा, तो इनको रोक कौन रहा है? कहाँ है 56 इंची? मैं तो समझता हूं ये लगातार इस तरह के लोग चूहा सा दिल रखते हैं और कार्रवाई के नाम पर जीरो भाषण पूरा देते हैं। तो पुलवामा में जो सरकार का फेल्योर है और विभिन्न राज्यों में जो आने वाला चुनाव, पहलगाम, अभी पुलवामा पिछले बार हुआ था, पहलगाम में जो आतंकी हमले में जो सरकार का फेल्योर कलई खुली है, और बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जो आने वाला चुनाव है, इस सब के मिली जुली स्वरूप है आपको जातिगत जनगणना का घोषणा। एक जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर FIR हो रहा है। अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर मान लीजिए नेहा सिंह राठौर जैसी निर्भीक लोक गायिका सरकार पर सवाल उठाते हैं तो मुकदमा झेलती है। अगर वो सरकार पर सवाल उठाती है तो क्या सरकार की गलतियों पर सवाल पैदा करना ये गुनाह है? ये क्या देशद्रोह का मामला बनेगा? क्या कोई भी इस तरह के लोक गायिका हो या पत्रकार हो विपक्ष पर सवाल पैदा करेंगे? तो आपका फेल्योर है। वो भी बेचारी कही है कि भाई जो पुलवामा घटना का अभी तक जांच प्रतिवेदन कहाँ गायब हो गया भाई? और फिर जब ये आतंकी हमला हुआ, इतना क्रूरता से आतंकियों ने हमारे देशवासियों के निर्दोष भाई बहन को मारा, तो भाई आपको कार्रवाई करने के लिए कोई रोक तो नहीं रहा है। आप क्यों चुप बैठे हैं? कितना दिन हो गए? 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, पता नहीं, अब 144 घंटा होने वाला होगा, उससे भी एक दिन हुआ होगा। एक बात जो है कि जो आतंकी थे वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया वही हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्या जो बीजेपी की रणनीति थी वही जो मीडिया जो हिंदू मुस्लिम कर रही थी, इसी का नतीजा दुश्मन, इसी का फायदा दुश्मन देश उठा रहा है कि भारत को आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर पहले से अत्याचार है, अब धर्म के नाम पर भी लोगों को लड़ाओ। देखिए, विदेशी भी समझ गए हैं, विदेशी दुश्मन सीधे तौर पर आज तक जितने भी आतंकी हमले हुए हैं उसमें धर्म पूछ करके संभवतः हत्याएं, गोलियां या मौत के घाट लोगों को नहीं उतारा गया है। संभवतः ये पहली घटना दिख रही है जिसमें आतंकी धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके लोगों को मार रहे हैं। तो ये इसके जद में जहां पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह गुनाहगार है,
हमारे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इस आक्रोशित है, दुखी है और पता नहीं उनके पास गुस्सा का जो आलम है पूरे देश ने देखा है। धरना में, प्रदर्शन में, कैंडल मार्च हुआ है इसके विरोध में। तो इस तरह के जो आवाम है वो आतंकियों की न तो कोई जाति है न कोई धर्म है भाईजान। लेकिन ये पहली बार आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा है सैलानियों को। इसके पीछे भी आपको जाना चाहिए कि भाई इसके कारण क्या हो सकते हैं। क्या देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल पैदा किया गया उसी को वो भड़का रहे हैं? ये ऐसी नफरती शक्ति जो देश को कमजोर करने वाला, जिसको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, वो इस काम में लगा हुआ है कि हिंदू मुसलमान के बीच दंगा हो जाए और उसका मकसद सज जाए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के आवाम अमन पसंद हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इन परपंचियों के, नफरतियों के चक्कर में आने वाले नहीं हैं। जो पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देशवासी तैयार है, भले सरकार इसमें कमजोर या फेल्योर नजर आ रही है। देशवासियों की भावना इस आतंकी हमले और आतंकवाद के खिलाफ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।